जय हिंद भाइयों। और क्या हाल चाल। आज सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए कि कहीं पर आप घूमने जाते हैं, कहीं टहलने जाते हैं तो आप वहाँ क्या करते हैं? क्या सिर्फ आप वहाँ पर मैं निकला गड्डी लेके सिर्फ यही गाना गाते हुए टहलते हैं केवल, कि वहाँ पर कुछ देखते हैं कि क्या इसमें स्पेशलाइजेशन है, इसमें क्या स्पेशल चीज़ है? कि किसी के घर आप पहुँचे मेहमान के यहाँ तो आप वहाँ पर ये देखते हैं कि उसका बर्तन कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका परिवेश कैसा है, उसके यहाँ वॉशरूम है कि नहीं है, कि उसके जो संगति हैं, साथी हैं, वो कैसे हैं, ये सब आप देखते हैं। केवल जाते हैं कि सिर्फ गाड़ी में बैठे, फर्स्ट क्लास तेल डलवाए, निकल दिए। आपका जो दिमाग होता है क्या किस बात पर ज़्यादा ध्यान देता है? ये क्वेश्चन मेरा है। और यह जो क्वेश्चन का आंसर है आप हमको कमेंट बताइए। लेकिन मैं उसके पहले आपको बता दे रहा हूँ कि हमारा क्या थॉट होना चाहिए। एक सिविल एस्पिरेंट के लिए, सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप कहीं पर भी जा रहे हों, आप अगर जा रहे हों कहीं पर भी, तो आपकी जो निगाहें हैं और दिमाग है वो एकदम एक्टिव रहना चाहिए कि आप जो भी देखें उस पर सोचिए। चाहे जो देखिए कि टहलने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, वृंदावन आप गए तो वहाँ की खूबसूरती देखिए, वहाँ की नक्काशियाँ देखिए कि यहाँ पर क्या है, इसमें क्या खासियत है, कैसे है, मतलब पूरा उसका तर्क निचोड़िए। ये यूपीएससी के एस्पिरेंट की ये खासियत होती है कि आप किस वे में जा रहे हैं। मैंने तो बहुत लोगों से, मेरे बहुत लोग दोस्त हैं जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। वो जहाँ देखिए वहाँ रोते रहते हैं कि अरे यार क्या हुआ, मैंने यहाँ पर नाम लिखवा लिया, वहाँ पर नाम लिखवा लिया, इसके बाद 1.5 लाख रुपए वहाँ खर्च हो गया, 5 लाख वहाँ खर्च हो गया, बहुत परेशान हूँ, इतना वो है, मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूँ। लेकिन ये सब कहने से किसी के आपका दुख तो दूर हो नहीं जाएगा, नंबर एक। इसीलिए अपना रोना किसी के सामने मत रोइए। आप अगर रो रहे हैं तो उसमें दिक्कत आपको ही होगी। अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर है, आपने एक जगह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए का, दूसरी जगह आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करवा ले रहे हैं कि एक सेंट्रल का हो जाए, एक राज्य का हो जाए, कि ग्रेजुएशन हमको 2 जगह से मिल जाएगा। ये एक और आप एसएससी की कोचिंग ज्वाइन किए हैं, एक और यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन किए हैं, माने इतने ज़्यादा कंटेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि रटने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको इतना ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाऊंगा, बुद्धि का विकास बहुत तेजी से। ये सब गलत बातें हैं। अगर आप यूपीएससी के दौड़ में आ रहे हैं ना, तो सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, बस ये नहीं कि हम एसएससी के भी हैं, हम रेलवे के भी हैं, हम यूपीएससी के। सब रास्ते में जाओगे तो अटक जाओगे। हमको केवल एक रास्ता चुनना होगा, यूपीएससी आईएएस, नहीं तो जिस स्टेट के हैं स्टेट पीसीएस, बस। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसके अलावा भी कुछ करना है आपको तो तैयारी के दौरान कुछ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर इस रास्ते में आए हैं तो इसी रास्ते में जाइए। भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। और किसी के सामने रोना नहीं रोना है आपको सबसे पहले। और मेरा जो ये रास्ता है, मैं यह रास्ता यूपीएससी के लिए आपको क्लियर करवा रहा हूँ। ये जो मेरा रास्ता है यूपीएससी के लिए करवा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरे कंटेंट को कोई अदर लड़का पढ़ रहा है तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं फैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग की तरफ आपको बढ़ा रहा हूँ। और अन्य एग्जाम के लिए, माने अदर एग्जाम के लिए आपके पास जो मैं फैक्ट देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह फैक्ट जो होता है सभी एग्जाम में, बैंक, पीओ, एसएससी, अदर एग्जाम में वो फैक्ट्स आते हैं। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको देता हूं, वो अंडरस्टैंडिंग आपको यूपीएससी के लिए और पीसीएस के लिए प्रिपेयर करता है। तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे ना। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी जानते हैं ना, उनके एक बात को, आसान है, उनके एक बात को ध्यान रखो, आसान है, शांति से बोलो, खड़े हो जाओ, कुछ बोझ नहीं दिमाग पर। आप तैयारी कर रहे हैं तो करो तैयारी आराम से। अगर आप दिमाग पर बोझ लेकर जा रहे हैं आंसर राइटिंग करने पेपर हॉल में, तब वहाँ पर क्या लिख पाएंगे? वहाँ तो परेशान हो जाएंगे आप ना। आपको जो आता भी है वो भी भूल जाएगा, इतना प्रेशर आपके ऊपर हो जाएगा। तो शांति से रात भर सो, अगर जा रहे हो एग्जाम देने रात भर सो, इसके बाद सुबह उठो, बोलो 3 बार आसान है, आसान है, आसान है, तब जाओ पेपर देने। आपका कोई स्ट्रेस नहीं आपके ऊपर, और नंबर 1 का एग्जाम आपका जाएगा। जो आपको फैक्ट से आते हैं वो भी आप वहाँ पर लिख कर आएंगे। तो मेरा आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी बोझ के तले दबे हों। अगर आप बोझ के तले दबे होंगे तो आपका कोई भी एग्जाम, मैं यूपीएससी और पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर एग्जाम, चाहे जब दरोगा का हो, यूपीएसआई या एसएससी का, कोई एग्जाम आपसे क्वालिफाई हो नहीं पाएगा। तो आपके अंदर जो दबाव है ये नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आप जाइए, एग्जाम दीजिए और फर्स्ट क्लास रिजल्ट लेकर आइए, कोई चिंता नहीं, जो होना होगा होगा। ये आप समझ गए ना। तो हमने जो कल तैयार किया था आपका
कि भारत को विश्वगुरु बना दिया था, उसके आगे का कंटेंट आज मैं आपके सामने रखूंगा कि उसके आगे का कंटेंट क्या है। तो हम लोगों ने ब्रिटिश काल, हिंदू काल और मुस्लिम काल, इन 3 भागों में इतिहास को बांट दिया था। अब इसके आगे की कहानी, इसके आगे की फिल्म कैसी है कि हमने तो बांट दिया, तो क्या मुझे ब्रिटिश काल पढ़ना है तो मैं हिंदू काल और मुस्लिम काल छोड़ दूंगा? अगर मैं ब्रिटिश काल पढ़ने के दौरान मुस्लिम काल सिराजुद्दौला को छोड़ दूंगा, सिराजुद्दौला भी तो मुस्लिम है ना, तो वो भी तो मुस्लिम काल में आ जाना चाहिए। तो अगर उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ तो हमारा ब्रिटिश काल कहाँ पूर्ण हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि सबका इंटरकनेक्शन होना चाहिए, जो कि मेरी प्रथम टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इतिहास के कालखंडों का इंटरकनेक्शन। अगर इतिहास को हमको पढ़ना है तो उसको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, हिंदू काल को भी, मुस्लिम काल को भी और ब्रिटिश काल को भी, तीनों को इंटरकनेक्ट करिए। इसके बाद फ्रेंच को इंग्लिश से, इंग्लिश को डच से, सबसे कनेक्ट, पूरा कनेक्ट करते करते पढ़िए। अगर हमको ब्रिटिश काल पढ़ना है तो ब्रिटिश काल के 75% कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा। इसके बाद 15% कॉन्सेप्ट में मुस्लिम काल का पढ़ूंगा। इसके बाद 10% हिंदू काल का पढ़ूंगा। इस प्रकार से हमारी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमको इस फिल्म में मजा आएगा। नहीं तो मैं सिर्फ एक पढ़ लिया और दूसरा वाला छोड़ते चला तो इसमें दिमाग अच्छा नहीं आपको महसूस होगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई फिल्म आप देखते होंगे तो उसमें भी तो यही कहानी होती होगी कि एक घटना चल रही है, उधर लड़ाई हो रही है, तो आपको पीछे दिखा दिया जा रहा है कि वो मम्मी उनकी दौड़ कर आ रही हैं, दौड़ आवत बाटे न अपने बेटवा के लगे, उधर मार होत बाटे, उधर माने दोनों घटनाएं आपको साथ साथ दिखाई जा रही है। उसी प्रकार से जो इतिहास है या फिल्म है, उसको मैं जो पढ़ाऊंगा तो वो फिल्म आपको तैयार कराऊंगा कि अगर वहाँ लड़ाई हो रही है तो उस समय पुर्तगाल क्या कर रहे थे, पुर्तगाली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही था, तो पुर्तगाली क्या लख रहे थे कि वहाँ पर उनका भी कुछ सोच था। वास्को डी गामा भारत की खोज कर रहा था, तो दूसरा कोई नहीं सोच रहा होगा कि मैं सबसे पहले भारत खोज करूँ। तो ये इन सब बातों के बारे में यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे ही आप नहीं बन पाएंगे। यूपीएससी के लिए जज्बा होना चाहिए और आसान है का कोट जरूर याद रहना चाहिए। यूपीएससी कोई हुआ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल एग्जाम है, लेकिन हाँ माइंड सेटअप की बात होती है। तो सबसे पहले इतिहास के कालखंडों का इंटरकनेक्शन हमने पढ़ लिया। इतिहास के कालखंडों का इंटरकनेक्शन हमको किस प्रकार से करना है, इस इंटरकनेक्शन को आप समझ लेंगे अगर, तो आप यूपीएससी में फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करके आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे। और आप अंडरस्टैंड तो हो गए, तो इसके बाद बात आती है कि राइटिंग की। आपको सब नॉलेज हो गया लेकिन आपको राइटिंग नहीं आती है, तो राइटिंग के लिए मेरी अलग से क्लास आएगी कि राइटिंग कैसे की जाए कि आप 10 में से 8 नंबर, 10 में से 10 कभी में आपको मिलेगा नहीं, तो फिक्स बात है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा तो 40 से 60 के बीच, और ज़्यादा मिल जाएगा 70, बस इसके आगे आप पहुंच नहीं सकते हैं। तो आपको 40 से 70 के बीच का जो सफ़र है वो कैसे क्लियर होगा, उसके बारे में मैं आपको इस आगे की वीडियो में बताऊंगा कि राइटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको यूपीएससी का सफर तय करना है, तो सबसे पहले फैक्ट्स आपको बताऊंगा, और वो फैक्ट्स रटवाऊंगा नहीं, रटवाए दा कि प्लासी की युद्ध 1757, पांडा बोला प्लासी की युद्ध 1757, प्लासी की युद्ध 1757, बक्सर की युद्ध 17, ये क्या है, डिजर्ट याद कराना है, रेगिस्तान माने मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत, थार मरुस्थल अफ्रीका, ये ऐसे पढ़ेंगे तो सिर्फ एसएससी और एनडीए ही क्वालिफाई हो पाएगा और सब नहीं। तो इसके लिए आपको क्या फैक्ट तो चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन कैसा चाहिए कि जो डिजर्ट मरुस्थल बने हैं क्यों बने हैं, अगर मरुस्थल बने हो उसको फिर से हमको अच्छी भूमि बनानी है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सब कि क्यों और कैसे, यूपीएससी की सबसे बड़ी मांग है कि क्यों और कैसे। अगर आपको क्यों और कैसे का मतलब नहीं पता है तो सबसे बड़ी गलती है। यूपीएससी में अगर आप आए हैं तो क्यों और कैसे जरूर याद करिए। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के साथ ही क्यों मार किया, झगड़ा किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी जो घटित की तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के साथ ही क्यों की और कैसे की, ये सब घटनाएं तो ये यूपीएससी बताता है। तो आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग की तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे। फैक्ट्स से आपको ऑल एग्जाम के बारे में पता लगेगा कि जितने एग्जाम देंगे उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा अच्छी तरीके से। लेकिन हाँ यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप एसएससी के कॉन्टेक्स्ट को मुझसे लेंगे ना तो आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस 1 साल का नहीं है, उसमें कम से कम 1.5 से 2 साल 2.5 साल का टाइम लगता है वो पूरा कंप्लीट करने में। तो आपको टाइम लगेगा एसएससी के लिए। आप अगर मेरे पास यूपीएससी के लिए आएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। इसके बाद अगर एसएससी के लिए भी आपको आना है तो उसके लिए भी मैं तैयार करूंगा, लेकिन आगे, इस समय नहीं, आगे उसके लिए आपको बताऊंगा।
तो इसके बाद इसमें एक चीज़ है प्रैक्टिस और कनेक्शन। कनेक्शन मैं बता दिया हूँ। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप दौड़ लगाने जा रहे हैं तो दौड़ में प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई कंपटीशन बीट करना है आपको तो उसके लिए मॉक टेस्ट आपको देना बहुत जरूरी है। आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म कर डाले हैं, पूरा पढ़ डाले हैं, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, सब अच्छे से समझ समझ के पढ़ लिए हैं। लेकिन आगे की बात ऐसी आती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहाँ पर जाएंगे तो लिखना शुरू करेंगे तो आपका पेन ही रुक जाएगा। जब प्रैक्टिस नहीं है तो कहाँ लिख पाएंगे आप। इसीलिए प्रैक्टिस और कनेक्शन, यूपीएससी की सबसे बड़ी मांग प्रैक्टिस और कनेक्शन। और यूपीएससी एक कहानी इसकी है यूपीएससी की कि एक इंटरव्यू में बता रहे थे सर, पूरा लेने के बाद मॉक टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू में बताए कि यूपीएससी का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बताया क्या कि एक थाली है, उस थाली में अनेक प्रकार के पकवान हैं, उसमें दाल रोटी सब्जी चावल ऐसे सब है। तो आप अगर ध्यान देंगे केवल रोटी पर तो आपके सामने एक कुत्ता बैठा दिया गया है, वो कुत्ता सभी को खा जाएगा। अगर आपका ध्यान सब पर होगा तो कुत्ते को आप नहीं खाने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप का ध्यान सब पर होगा कि जितने फैक्ट्स हैं सबको, फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन सबको मुझको सेफ्टी करनी है, ये सबको मुझको लेना है, तो ही आप उसका भोग कर सकते हैं उस थाली के अन्न का, नहीं तो वो कुत्ता खा जाएगा। तो इसी प्रकार से यूपीएससी मतलब इंटरकनेक्शन, उस थाली के सभी वस्तुओं पर आपकी निगाह होनी चाहिए। इस समय यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन और रूस के युद्ध को तो आप जानिए ही, लेकिन इसके अलावा भारत का इस समय क्या स्थिति है, अमेरिका क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, इसके बाद चाइना क्या सोच रहा है, सबके बारे में यही तो है। इसीलिए तो बोला जाता है कि यूपीएससी बहुत टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि आपको ग्लोबलाइजेशन सिखाया जाता है, ग्लोबल में क्या चल रहा है, पूरे विश्व में क्या चल रहा है। अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर पर बैठ जाएं, आपको कोई जॉब न मिले या आप बहुत परेशान हो अपने जीवन में। बहुत संतुष्टि मिलती है कि आपको सब नॉलेज है, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर तहलका मचा देंगे और देखो, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। इसके बाद और इसमें जो सक्सेस रेट है बताते हैं कि यूपीएससी में यार 20 लाख जने फार्म भरे हैं और 1,000 जने निकला बात है, उनमें बहुत कम सक्सेस रेट है। सब बोलते हैं नॉर्मल, लेकिन ये बात नहीं है। सक्सेस रेट आप यूपीएससी के पास, उसमें तो जो यूपीएससी वाले हैं उनको भी तो है ना, सबको आईएएस बना देंगे, उसमें आप में कमी नहीं है, आप फेलियर नहीं है। लेकिन आप नहीं तो दूसरे वे में चले जाइए, आप रास्ते तो बहुत खुले हैं ना। अगर आप आईएएस के लिए आए हैं तो ऐसे ही नहीं, आप आईएएस बनने का उद्देश्य क्या है, समाज सेवा। समाज सेवा कि लोगों की कमियों को देखिए, उसको सुधारिए, तो आप अलग रास्ते में भी जाकर वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो मिल जाता है और अच्छी बात है। तो इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे मैं अपने उद्देश्य को पूरा करूं। ये नहीं कि आईएएस बनकर ही मेरा उद्देश्य पूरा होगा, ये गलत बात है। मेरा उद्देश्य चाहे जैसे पूरा हो सके मैं वैसा पूरा करूंगा, ये होना चाहिए मानसिकता। तो इसके बाद आपका पहला ये हो गया, मैंने आज तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले आपको यूपीएससी के बारे में बता दिया कि यूपीएससी कैसी हुआ चीज़ है, इसके बारे में आप जान गए ना, यूपीएससी कैसी हुआ चीज़ है। इसके बाद पार्ट 2 आता है इतिहास की सीमाएं। इतिहास के बारे में आपको पढ़ने से ये पता लगेगा कि मतलब इतिहास की सीमाएं हैं कि ये ना होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, तो मतलब ये ना होता, मतलब ब्रिटिश भारत नहीं आए होते तो क्या होता ये। इसके बाद सिराजुद्दौला जीत गया होता तो क्या होता, इतिहास इसके बारे में नहीं बताता कि जीत गया होता तो क्या होता। इतिहास केवल यहाँ बताकर समझाता है कि सिराजुद्दौला हार गया तो क्यों हार गया, कैसे हार गया, सिर्फ इतिहास ये बताकर ठप हो जाता है। लेकिन अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो वो सोचेगा कि क्यों हार गया, मतलब वो जीत गया होता तो क्या होता। जैसे मूवी नहीं बनती है, डायरेक्टर फिल्म नहीं बनाते हैं कि चलिए ठीक है, अगर मैं सबसे पहले यूरोप वाले भारत को खोजने आए, अगर भारत वाले यूरोप को खोज लिए होते तो भारत की स्थिति क्या होती, उस पर मूवी बना दिया जाए तो बहुत इंटरेस्टेड मूवी, बहुत अच्छा जाएगी, वो बहुत रुपये अर्न करेगी। तो इस प्रकार से तो इतिहास हमको सिर्फ 50% कंटेंट को देता है, लेकिन 50% को नहीं देता है। जो 50% नहीं देता है उस पर अच्छी फिल्म बन सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी का एस्पिरेंट उसका चतुर्दिक विकास हुआ रहता है। वो फिल्म का डायरेक्टर भी बन सकता है, उसका हीरो भी बन सकता है और अन्य सभी क्षेत्रों में भी जा सकता है। तो आप अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप दूसरी तरफ फिल्म का डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिल गई इससे। इसके बाद ये तो जान गए, इससे ये तो कल्पनीय चीज़ें हैं। सिराजुद्दौला जीत गया होता है, ये तो कल्पनीय नहीं है तो और क्या है, तो कल्पनीय चीज़ें हैं। लेकिन इसकी मूवी का कंटेंट भी बन सकता है, इससे बौद्धिक विकास हो सकता है, क्योंकि आप दिमाग लगाकर ही नहीं सोचेंगे कि आगे क्या घटनाएं हो सकती थी, तो बौद्धिक विकास आपका बहुत तेज़ी से हो जाता है इसमें। इसके बाद अब हमारा इतिहास की शुरुआत अब हो गई है। आधुनिक इतिहास की शुरुआत अब मैं एकदम से, मतलब आप बीच मझधार में आप पहुँच गए। शुरुआत अब मतलब बीच मझधार नहीं, शुरुआत में आप पहुँच गए हैं। वो कैसा है कि सबसे पहले क्या था, यूरोप भारत
ब्रिटिश काल मतलब यूरोप का कनेक्शन एशिया से, यूरोप का कनेक्शन एशिया से, तभी तो ब्रिटिश काल आएगा। ब्रिटिश जब भारत पर आएंगे तभी तो शुरुआत होगा ब्रिटिश काल का। तो इसी प्रकार से यूरोप का कनेक्शन एशिया से। सबसे पहले घटना ऐसी हुई कि पूरे यूरोप में एक शहर है, क्या कहते हैं, कुस्तुनतुनिया, जिसको आज के डेट में इस्तांबुल कहा जाता है, इस्तांबुल उसको कहा जाता है। उसका प्राचीन नाम बाजेंटिनी था, बाजेंटिनी उसका पुराना नाम था। तो क्या हुआ, अरबवासी पहले उस दौर में 1453 और 52 में, उस दौर में क्या हुआ था ना कि जो इस्लाम है, इस्लाम शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस्लाम सबको कैप्चर करते हुए अपने क्षेत्र को बहुत तेजी से बढ़ा दे रही है। उसी का परिणाम है कि आज OIC के 56 देश हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस्लामिक माने इस्लाम में है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, क्योंकि धर्मांतरण से बना है सब। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस समय इस्लाम की है। क्यों है इसका रीजन उसी समय से है कि उसने बहुत तेज़ी से मार काट जिससे हो सका उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करवाया और ज़बरदस्ती करवा दिया। तो उस समय एक एरिया था, उस एरिया इस्तांबुल में अरब का आक्रमण हुआ। अरब का आक्रमण जब हुआ, वहाँ इस्लामी शक्ति ने आक्रमण किया, तो वहाँ पर बहुत दिन तक युद्ध चला लगभग 2.5 से 3 महीने, और उसमें किसी बच्चे को भी नहीं बख्शा गया। छोटे बच्चे से पेट में गर्भावस्था से ही मारना शुरू किया और बुढ़ापे तक को मारा उन्होंने, और सबको मार डाला इस्तांबुल में, क्योंकि वहाँ पर ईसाई थे। जो बाजेंटिनी वाला क्षेत्र था वहाँ पर ईसाई थे। आपको मैं दिखा देता हूँ मानचित्र में इस्तांबुल यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस्तांबुल यहाँ पर है। यहाँ तो यहाँ से अरब वाले माने यहाँ से आक्रमण हुआ था पूरा, इधर से जो मुस्लिम साम्राज्य है यहाँ से आक्रमण हुआ था। इस एरिया को उन्होंने मारकर एकदम तहस नहस कर दिया था। इसके बाद ऐसे ही स्थिति उस समय चल रही थी। अरब वालों ने इस्तांबुल को खत्म ही कर दिया था, बाजेंटिनी साम्राज्य को। इसके बाद डेट आती है 29 मई 1453। उस समय ईसाई धर्म का पूरा क्षेत्र खत्म हो गया था। कहाँ पर? इसी क्षेत्र इस्तांबुल में खत्म हो गया था, और अरब का दबदबा उस समय हो गया, और पूरा बाजेंटिनी साम्राज्य का तहस नहस, और अरब वहाँ पर आ गए थे। ईसाई धर्म का प्रचार हो, इस्लाम धर्म वहाँ पर अस्थायी रूप से थम गया, माने राजा बन गया वहाँ का। तब क्या हुआ, अब यूरोप वालों को बहुत दिक्कत होने लगी। दिक्कत किस बात की थी उनको? दिक्कत इस बात की थी कि इस्तांबुल जो रास्ता है ना, भारत पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। भारत पहुंचने के लिए यूरोप के पास 3 रास्ते हैं। मैं वो रास्ता आपको बताता हूँ। वो तीनों रास्ते कैसे हैं? सबसे पहले अगर यूरोप वाले चाहें, यूरोप तो है ना, तो यूरोप वाले चाहें कि मुझे भारत पहुंचना है, यहाँ पर ये यूरोप है, मुझे भारत पहुंचना है, तो सबसे पहले इधर से आवें चाइना से, तब तो भारत मिले। ये बहुत लंबी दूरी है, वो जो सामान लेकर जाएंगे तो यहाँ पर तो पहुँचते पहुँचते पूरा सामान खराब हो जाएगा उनका। तो पहला रास्ता इधर से था कि रूस से होते हुए, इधर से होते हुए चीन से फिर भारत में आए। एक रास्ता था कि इधर से जाएं, माने इस्तांबुल से होते हुए ऐसे ऐसे भारत पहुँच। ये सबसे अच्छा रास्ता था क्योंकि आसान था, सबसे नज़दीक भी था। तो उन्होंने सोचा कि इधर से आए। अब तो अरब का इस पर वो हो गया है, अरब इस पर आक्रमण करके अरब का हो गया ये, तो इससे अब जा नहीं सकते थे, और जाते भी थे तो ज़्यादा टैक्स उनको देना पड़ता था। अब तीसरा रास्ता उनके लिए बचा था, केवल भारत को समुद्री मार्ग से खोजना, और वो समुद्री मार्ग मतलब इधर से ही वो जा सकते थे। तीसरा रास्ता उनका ये था। तो पहला रास्ता इधर से, दूसरा रास्ता इधर से, और तीसरा रास्ता इधर से। इस प्रकार से भारत में पहुंचने के उसके 3 रास्ते थे। और क्यों भारत को खोजना चाहता था यूरोप? उसका रीजन ये था कि भारत में बहुत ज़्यादा मसाला, वहाँ पर मसाला बहुत ज़्यादा था, कपास, मसाला, नील बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। और भारत उस समय सोने की चिड़िया थी, क्योंकि उस समय जब भारत पर मुगल नहीं आए थे, तब पूरे विश्व की जीडीपी का 30% जीडीपी सिर्फ भारत का था। जब मुगल भारत में नहीं आते हिंदू काल में, लेकिन जब मुगल आ गए तो उसका हो गया 22 से 25% हो गया उसकी जीडीपी। लेकिन जब ब्रिटिश आए, माने अन्य यूरोपीय शक्तियाँ आई, तब 1947 में देखा जाए तो भारत की जीडीपी 2% हो गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत को लूटा है। भारत जब 30% था तब तो वो सोने की चिड़िया थी, 25% था जब मुगल आए तब भी ठीक था, तब सोने की चिड़िया थी। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो वो सोने की चिड़िया को उड़ा ले गए। जब उड़ा ले गए तो भारत खोखला हो गया। लेकिन तब भी आज भी वो विश्वगुरु की दौड़ में लगा हुआ है। और उस समय चाइना का जो जीडीपी था, कब जब हिंदू काल भारत में चल रहा था, उस समय चाइना की जीडीपी कितनी थी? उस समय चाइना की जीडीपी लगभग 35% थी। सब मिलाकर 65% जीडीपी सिर्फ भारत और चाइना ही शेयर कर रहे थे। पूरे विश्व का चाइना और भारत जो है उसकी जीडीपी 65% थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सोने की चिड़िया नहीं थी तो क्या थी।
तो यही रीज़न था कि यूरोप वाले सोच रहे थे कि मुझे जल्दी से जल्दी भारत में पहुंचना है, और उधर से जाते मतलब चाइना की ओर से तब तो बहुत दूर और बहुत दिक्कत, जंगल वन, बहुत ज़्यादा लुटेरे बहुत परेशान करते थे। अब उनके पास एक रास्ता बचा, उनके पास एक रास्ता और था, उस पर अरब ने अपना हक जमा लिया, अरब वालों ने कि वहाँ पर कर लिया। वो आते थे वहाँ पर तो उस रास्ते से जाते तो उनसे इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, इतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है कि जैसे 1,000 रुपये अगर टैक्स हो ना तो वो लोग 20,000 रुपये टैक्स कर दिए, एकदम बढ़ाकर कि 1,000 टैक्स को 20,000 कर दिए। नंबर एक, चलो तब भी ठीक है, सुकून है। अब वो लोग जब जाते थे तो उसमें से क्या करते, 20,000 टैक्स तो ले लेते थे, इसके बाद आगे अपने ही अरब वाले अपने ही लुटेरे लिए रहते थे और उनसे बोलते थे कि इनका गला काट दो या इनको मार कर सब छीन लो इनसे और नंगा करके इनको अपने यहाँ भेजो। तो इस प्रकार से अब बेचारे करें कि अब उनके पास एक रास्ता ही था, तब तो खोज हो ही नहीं थी भारत की, तो वो लोग वहाँ पर जाते तो ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी। और अरब का क्या उपनिवेश माने इस्लामिक शक्ति कुस्तुनतनिया पे तो अधिकार कर ही चुकी थी, अब उनके पास कोई रास्ता तो था नहीं, और ईसाई शक्ति उसको जीत नहीं सकती थी, ये भी बात थी। जो इस्लामिक शक्ति है वो बहुत ताकतवर थी, अगर यूरोप वाले चाहते कि मैं इस पर आक्रमण करके इसको भी जीत लूं तो ये नामुमकिन था उस समय, क्योंकि बहुत पावरफुल थी उस समय अरब की शक्ति, मतलब इस्लामिक शक्ति, तो उस समय उसको जीतना नामुमकिन था। अब इनके पास अंततः रास्ता क्या बचा, इनके पास अंततः रास्ता बचा समुद्री मार्ग की खोज, इनके इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और भी था कि ये लोग जो थे ना अरब वाले, जो ईसाई लोग यूरोपियन थे, उनको भारत में जाने ही नहीं देते थे। सबसे पहले उनको रोक लेते थे, वहाँ से मसाला खुद लाते थे, अरब वाले वहाँ से मसाला खुद लेकर आते थे, वहीं पर रखते थे, वहीं से 1 रुपये का मसाला लेकर आते तो उनको 50 रुपये बेच देते, तो उनको महंगा भी सामान मिल रहा था। नंबर 1 टैक्स देना, नंबर 2 मसाले की कीमत बढ़ा दिया उन्होंने, अरब वालों ने, मारते भी थे, नंगा करके भेजते भी थे, तो उनको बहुत दिक्कत हुई। अब क्या करें, सन 1453 में तो से ये घटनाएं शुरू हुई। तो कुछ समय चलते 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 क्या हुआ, हाँ इसके पहले की घटना एक हुई थी कि नार्वे की खोज जो थी ना, वो 870 ईस्वी में नार्वे की खोज हो चुकी थी। चाइना की खोज मार्को पोलो समुद्री मार्ग से 1272 में ही कर दिया था। तो इनको पता था कि समुद्र से हम किसी देश में जा सकते हैं, एक रास्ता और है जो समुद्र से ही वहां पर पहुंचा जा सकता है, उनके पास एक रास्ता और मिल गया। तो ये जो नार्वे की खोज ओट्टार नामक साहसी नाविक ने किया, चीन की खोज मार्को पोलो ने किया, जापान की खोज सेंट फ्रांसिस जेवियर ने किया, इन लोगों ने पहले कर चुके थे इन सब की खोज समुद्री मार्ग के माध्यम से। तो इनके दिमाग में एक विचार उपजा, वह विचार ऐसा था कि हम भारत को भी समुद्री मार्ग से खोज सकते हैं। इनके अंदर दिमाग तो आ गया कि हम खोज सकते हैं। अब इन्होंने शुरुआत कर दी भारत की खोज के लिए, भारत के खोज के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। तो चलिए भारत की खोज के लिए निकले अब अपने यहाँ से। तो पुर्तगाली और स्पेन और यूरोपीय अन्य कंट्री निकलने लगी। तब जाते जाते क्या हुआ, एक क्रिस्टोफर कोलंबस की आपको मैं कहानी बता देता हूँ। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ना, वो स्पेन का नहीं था, वह था इटली का। वह क्रिस्टोफर कोलंबस वो था इटली का, लेकिन वो इटली से आ गया था स्पेन। स्पेन क्यों आया था, इटली उस समय बहुत अमीर नहीं था। उसके मतलब जैसे आज भारत से लोग अमेरिका भाग रहे हैं, जैसे भारत से लोग दूसरे सऊदी अरब भाग रहे हैं, उसी प्रकार से इटली से वो भाग कर आया था, कोलंबस भाग कर आया था इस जगह पर स्पेन में। तो स्पेन में जब वो आया तो उसका परिचय बहुत ज़्यादा हो गया था अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से, या कोई अच्छा काम किया होगा। तो स्पेन के राजा ने उसको साहसी नाविक मानकर उसको बोल दिया कि आप जाओ भारत की खोज करने। तो वो निकला भारत की खोज करने के लिए। तो वो अटलांटिक महासागर से होता हुआ जाकर क्या कहते हैं कि 1492 में जाकर टकरा गया अमेरिका से। जब वहाँ पर वो पहुँचा तो उसको लगा कि मैंने तो खोज लिया है, मैं तो विश्व विजेता हो गया, समझ लीजिए। उस समय किसी शहर को खोजना, किसी देश को खोजना, समझ लीजिए विश्व विजेता बन जाना है। इतना ज़्यादा जैसे आज हमको भारत रत्न मिल जाए उतनी खुशी होती है, उतना ही खुशी उस समय किसी देश की खोज करना था। तो कोलंबस बहुत खुशी हुआ और वहाँ के लोगों को देखा। उसने सुना था, पहले यूरोप वाले ने सुना था कि भारत के लोग थोड़े से सांवले में काले होते हैं, थोड़े से गोरे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो बहुत गोरे गोरे हैं। इतना गोरा बाटन, इतना गोरा है तो इन हो ही न सकत। लेकिन कहन कि चलो मैं तो खोज कर ही लिया हूँ, इनका नाम उन्होंने रख दिया रेड इंडियन। जब वो कोलंबस फिर पहुंचा वहाँ पर राजा के पास, तो उसने बताया कि मैंने भारत की खोज कर ली है और वहाँ के जो इंडियन है वो रेड इंडियन है, मतलब जो बहुत गोरे होते हैं उनका खून दिखते रखता है, उनका खून से दिखात रहा था, इतना सफ़ेद सफ़ेद। तो वो सोचा कि मैंने खोज लिया है। उसने वहाँ पर जाकर बहुत खुशी से बताया कि अरे मैं तो खोज लिया हूँ, वो रेड इंडियन है। आप लोग बोलते थे काला 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 वो काला वाले नहीं है, वो एकदम चिकना चमकदार पाउडर वाले हैं।
तो उन ऐसी बताएं। तो जेम्स जो वहाँ के राजा थे स्पेन के, तो ठीक बाटे भैया, चला खोज लिए बाटे, तो कोनो बात ना बाटे, अब चल जाए। फिर अपन शक्ति जो स्पेन वाले हैं लेके चला गया नो अमेरिका में। जब वहाँ पर अमेरिका में पहुँचे, चलो ठीक है, कुछ समय की घटना थी 1492 में अमेरिका की खोज कब हो गई थी? इटली के निवासी स्पेन से गए अमेरिका की खोज की है, और वहाँ के इंडियन को रेड इंडियन बोल दिया, और इस प्रकार से अमेरिका की खोज हो गई। इसके बाद जो स्पेन था, फिर कोलंबस को भेजा गया। कोलंबस को जब फिर दोबारा भेजा गया ना, अच्छा आपको मैंने ये घटना बताया थी ना, ज़्यादा टैक्स वाला, वो ज़्यादा अरब वाले ज़्यादा टैक्स लेते थे, या ये भी घटना है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। ये घटना भी मैंने बता दिया, कोलंबस ने उसकी खोज कर ली थी अमेरिका की। अब इसके बाद की कहानी ऐसी होती है कि कोलंबस को फिर भेजा गया कि जाओ फिर से कोई देश खोज कर लाओ, तो वो फिर निकला। जब निकला भाई साहब, तो क्या हुआ, वो एक केप वर्दे द्वीप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। केप वर्दे द्वीप है, वो केप वर्दे द्वीप यहाँ पर है, केप वर्दे द्वीप यहाँ पर है, दिखा रहे हैं यहाँ, केप वर्दे द्वीप यहाँ पर है। पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन है यहाँ पर है, स्पेन यहाँ पर है, माने एक अलग द्वीप है, स्पेन और पुर्तगाली। इसके बाद आपको पता लगा यहाँ पर देखिए ब्रिटेन द्वीप जो मैं बता रहा था यहाँ पर है, ये नहीं बताया था उस दिन, यहाँ पर ब्रिटेन द्वीप है। इस प्रकार आप समझ गए ना कि ये सब कहाँ है। तो केप वर्दे द्वीप जो है अफ्रीका के बगल में है। तो उसी समय क्या हुआ, 92 के बाद जब वो खोज कर आया उसको, तो वो हिलने लगा अब दूसरी जगह पर कि चलो दूसरा कोई शहर ढूंढा जाए। तो उस पर पहुंच गया केप वर्दे पर, और केप वर्दे की खोज कर दी, केप वर्दे के एरिया को उसने खोज लिया। तो अब केप वर्दे के कुछ भागों पर तो पुर्तगाल का नियंत्रण था, और पुर्तगाल उस समय शक्तिशाली था। तो उसको लगा, पुर्तगाली को क्या लगा, पुर्तगाली लोगों को, पुर्तगाली शासन को, यार ये तो ऐसी खोज लेता है तो हमारा साम्राज्य सब ले लेंगे। तो उनके बीच में विवाद शुरू हो गया, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर ना, स्पेन और पुर्तगाल विवाद, ये बहुत इसी की वजह से पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ। भारत की खोज अगर ये ना हुआ होता ना, तो भारत की खोज आज तक न हो पाती थी, और भारत अभी भी सोने की चिड़िया होती। तो मेन मुद्दा आ जाता है स्पेन द्वारा पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल का विवाद। उनके बीच में जब विवाद हुआ तो इनके बीच में एक समझौता हुआ। इनके बीच में जो समझौता हुआ, वो समझौता ऐसा था कि उसको टारडेसिलस की संधि कहते हैं, टारडेसिलस की संधि। 7 जून 1494, 7 जून 1494 ये टारडेसिलस की संधि हुई। उस संधि में क्या बोला गया कि जो केप वर्दे है, जो केप वर्दे द्वीप समूह है, वहां केप वर्दे द्वीप समूह के बगल से एक रेखा खींची जाएगी। उसके जो है पश्चिम में स्पेन वाले जाएंगे खोज करने, और उसके जो है पूरब में पुर्तगाली वाले जाएंगे खोज करने। तो इस प्रकार से टारडेसिलस की संधि के अनुसार पूरे विश्व को जो खोजा जाएगा उसमें स्पेन और पुर्तगाल के बीच में बांट दिया गया कि कैसे कैसे अब होगा। तो अब तो कहानी शुरू हो जाती है। 1494 में हम पहुंच गए हैं। इस समय 1492 में मैंने अमेरिका की खोज करवा दी, और 1494 में मैंने टारडेसिलस की संधि करवा दी है। और अच्छा आपको दिक्कत इस बात की होगी, जब टारडेसिलस की संधि 1494 में हुई तो अमेरिका की खोज पहले कैसे हो गई? तो मैंने जो इसके पहले घटनाएं बताई आपको कि अमेरिका की खोज पहले हो चुकी थी, इसके बाद टारडेसिलस की संधि हुई है। तो उसमें पुर्तगाल क्या बोलता है, वो तो सिंध के तहत उसके अंदर में आ ही गया, पश्चिमी भाग स्पेन का और पूर्वी भाग पुर्तगाल का। इसके बाद घटना ऐसी घटित हुई कि अब इन्होंने भेजना शुरू किया अपने आप, माने पुर्तगालियों ने पूर्वी क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया। और पुर्तगालियों ने एक बार और भेजा था 1986 में ही, बार्थोलोमियो डियाज नामक पुर्तगाली को। अच्छा, पुर्तगाल की राजधानी आपको पता है? लिस्बन वहाँ की राजधानी है। कोई निकलता था तो लिस्बन से ही कहीं पर जाता था। तो जो बार्थोलोमियो डियाज था उसको भेज दिया गया कि जाओ तुम भारत की खोज करो। तो वो पूर्वी भाग में भागा। पूर्वी भाग में जब भागा ना, वो पूरी भागते गया तो वो पहुंचा अफ्रीका के तट पर। अफ्रीका के तट पर पहुंच गया केप, उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। यही ये यहाँ से निकला, यहाँ से निकलते यहाँ ऐसे यहाँ पर पहुंचा। इसके आगे तो इसका एकदम फट गया, इसको डर लगने लगा। क्यों डर लगने लगा? कि इसके आगे का जो एरिया था वो अरब वासियों का था। इसके आगे का एरिया सब अरब वासियों का था। अरब वासियों ने तो इसको तमाचा मारकर भगा ही दिया था अपने एरिया से। तो अब तो ये उधर जा नहीं सकता था। इसको लगता था कि मैं अगर उधर जाऊंगा तो पक्का है कि राम नाम सत्य मेरा हो ही जाएगा। तो ये इसी वजह से वो वहां पर गया। इसके बाद लौट के चला आया। तो अब राजा के पास गया कि यार मैं तो खोज लिया हूँ, मैं महाराज वो एरिया में केप ऑफ गुड होप को खोज लिया हूँ, वहाँ पर अपना झंडा लगा दिया हूँ, लेकिन इसके आगे मेरे में दम नहीं है। मैं जाऊँगा तो मर जाऊँगा, पक्का है। तो ये भोग जो मुझको आप देने वाले हैं उसका भोग कहाँ कर पाऊँगा? तो इसी चक्कर में आगे बढ़ा नहीं। लेकिन अब बात आई
कि अब कैसे किसी को भेजा जाए, तब एक साहसी सैनिक था, उसका नाम वास्को डी गामा था। वो एक बहुत अच्छा सैनिक था, उसने कई युद्ध जीते थे पुर्तगाल से ही। तो वह साहसी सैनिक को पुर्तगाली शासन ने भेजा कि जाओ तुम अब। तो वो धीरे 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 अरब वासियों को मारते हुए बहुत बड़े टोले के साथ, मतलब 55-56 नाव के साथ, बहुत ज़्यादा आदमियों के साथ वो निकला कि चलो अब हम भारत की खोज करने के लिए जाते हैं। तो वो निकला धीरे धीरे। अच्छा, मैंने एक केप ऑफ गुड होप, ये इसकी खोज हो गई थी 1486 में। इसके आगे वो नहीं बढ़ पाया। इसके बाद भारत पहुंचने के 3 रास्ते, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भारत पहुंचने के कितने 3 रास्ते थे। वास्को डी गामा कौन था? वास्को डी गामा एक नाविक था, एक सैनिक था और एक लुटेरा था। लुटेरा मैं क्यों कह रहा हूँ? नाविक था ये तो सब जानते हैं, नॉर्मल छोटे बच्चे भी इसको जानते होंगे। वो एक सैनिक था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सैनिक क्यों था, वो बहुत युद्ध जीता था और इसी की वजह से वह सैनिक भी था। और लुटेरा था क्योंकि अरबवासी बहुत परेशान करते थे। सच में उस समय जितना एरिया उनका था ना, वो बहुत परेशान किया करते थे लोगों को, जहाँ पर इस्लामी क्षेत्र था। तो इसी वजह से वो अपने साथ गनर्स ले गया था। गनर्स माने बंदूक संदूक सब एकदम, चाइलिया बेलना चौका चिमटा सब लग रहा है, मारा सारे टिका जाए। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ने लगा। तो वो जब आगे बढ़ता जाता तो अरबियों को मारता जाता था, छुप छुप कर जाता था कि कहीं बड़ा टोला मुझको ना मार दे। इसीलिए छोटे छोटे अरब वासियों को मारते जाता था, अरब के ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, अरब के ट्रेडर्स को मारते जाता, छुटमुट। बड़े ट्रेडर्स को नहीं कि उनके साथ हो तो खुद ही मर जाता उसमें। उसी के दौर में इसको लुटेरा बोला गया कि ये चोरी छुपे से लूटता था सब और अरब वासियों को मारता था, माने अरब ट्रेडर्स को मारते जाता था। इसके बाद वास्को डी गामा जब युद्ध हो रहा था अरबियों से, तो उसका एक भाई पावलो नामक भाई उसका खत्म हो गया। उसी युद्ध में उसका एक भाई पावलो खत्म हो गया और उसमें बहुत लोग मारे गए। उसकी जो मंडली थी उसमें से बहुत लोग मर गए। और पहला उसमें से जो बहुत लोग मरे उसके 2 कारण थे। एक अरब ट्रेडर्स थे, वो तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, और दूसरा सा स्कर्वी रोग पानी इतना ज़्यादा फैल गया था उसमें कि लगभग बहुत नुकसानदायक था। उसमें तो लगभग 20 से 30% केवल स्कर्वी बीमारी से ही मर गए थे। तो मैंने बता दिया कि पावलो भी मर गया था उसका भाई, और अरब ट्रेडर्स और स्कर्वी रोग से भी बहुत लोग मर गए थे। और वास्को डी गामा धीरे धीरे चलो कैसे भी बचते बचते पहुंच गया अफ्रीका के तट पर। अफ्रीका के तट मतलब मोजाम्बिक एक इस्लामिक कंट्री थी उस समय। मोजाम्बिक जो थी वो इस्लामिक कंट्री थी। वो यहाँ पर है, मैं मानचित्र पर दिखाता हूँ। मोजाम्बिक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोजाम्बिक देख रहे हैं, यहाँ पर वो पहुंचा। अब यहाँ पर पहुंचा तो मोजाम्बिक के सुल्तान को लगा कि ये लगता है मुस्लिम भाई है मेरा, तो मुस्लिम भाई समझकर माने इस्लामी भाई है, तो उसको तो पनाह दे दिया, चलो रुको यहाँ पर नाश्ता पानी फर्स्ट क्लास, रसगुल्ला पूड़ी सब्जी छाने नोई। जब छाने नोने तब सवेरे उठा, कहन कि चला तो छुड़वा देता ही भारत में, कहन कि भारत छुड़वा देता महाराज, कैसे छुड़वा देता, मजा आ जात। तो कहें चलो ठीक है मैं तुमको छुड़वा देता हूँ। तो उसके साथ 2 पायलट भेजे। पायलट जब भेज दिए उनके साथ, तो वो पायलट ले जाकर गुजरात में उसको वहाँ पर एक गुजराती मिला, उसके साथ उन पायलटों ने उसको छोड़कर आगे बढ़ने लगे। तो वो क्या किया, वह पायलट जो था ना उसको माने जो वास्को डी गामा था उन 2 पायलटों को भी मार डाला वहाँ पर। तो अब पायलट वहाँ पहुँचे नहीं मोजाम्बिक में। तब तो और दिक्कत होने शुरू हो गई कि यार मेरे भी वो 2 पायलट आए नहीं। तो उसको अब शक होने लगा कि ये यूरोपीय थे, ईसाई धर्म के कोई थे। तो उसको अब शंका होने लगी कि अब दिक्कत है यार, इसमें बहुत दिक्कत है, वो बहुत गंदा आदमी है। अब उसका मोजाम्बिक के सुल्तान ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और जो गुजराती था वो भी उससे डर गया था। लेकिन जो जबरदस्ती से वो वहाँ पर पहुँचा कालीकट में। और उस कालीकट की भी एक अच्छी कहानी है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वास्को डी गामा की मंडली पहुंची मोजाम्बिक के सुल्तान के पास, और सुल्तान की कहानी मैंने बता दिया था। मोजाम्बिक के सुल्तान और वास्को की बात कहानी को हो गई, उसके बारे में बताया कि वो ईसाई था, उसने उसके पायलट की हत्या कर दी, इसी वजह से उनके बीच में टकराहट हो गई। इसके बाद कालीकट की भी एक कहानी है। कालीकट की कहानी ऐसी है, रुको देख लो, वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं हो जा रहा है? वीडियो तो बड़ा हो गया लेकिन जल्दी जल्दी मुझे खत्म करना है। सबसे पहले कालीकट की कहानी ऐसी है कि सबसे पहले कालीकट को काक दुर्ग के नाम से जानते हैं। काक दुर्ग उसका नाम है। काक दुर्ग मीन्स से कौवा या मुर्गे का दुर्ग, कौवा या मुर्गे का दुर्ग। कालीकट मीन्स कौवा या मुर्गे का दुर्ग। कौवा मुर्गे मतलब कि वहां पर मुर्गे की बहुत ज्यादा मान्यता है। जिस समय वहां के शासक, वहां के सुल्तान चेरासन पेरुमल
कालीकट के सुल्तान थे चेरासन पेरुमल, वो मक्का के लिए रवाना हो रहे थे। उस समय जो मक्का जाता था तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, लगभग 95 से 96% कि वो मरकर ही आता था, क्योंकि इतने लुटेरे इतना सब वहाँ पर भी जाते थे तो वो वहीं पर संन्यास ले लेते थे। तो वो मक्का जाने लगे, तो उन्होंने अपने राज्य का बंटवारा किया अनेक लोगों में। तो जो जमोरिन था पुर्तगाली शासक, जब पुर्तगाल वाले माने वास्को डी गामा जब वहां पर पहुंचा कालीकट में, तो उस समय जमोरिन वहां का शासक था। तो जमोरिन शासक कैसे बना, तो उस सुल्तान ने, जो ये सुल्तान था चेरासन पेरुमल ने, इसने कहा कि मैं एक मुर्गा रखता हूं इस पूरे माने बीच में, पूरे हमारे क्षेत्र के बीच में मुर्गा रखता हूं, और ये जब बोलेगा टर माने कुकड़ुक्कू कुकड़ुक्कू ऐसे बोलेगा, जितने एरिया में इसकी आवाज जाएगी उतना एरिया मैं जमोरिन को दे दूंगा। तो इस प्रकार से जमोरिन ने वो राज्य पाया, वह राज्य जहां तक मुर्गे की आवाज पहुंची वो राज्य जमोरिन का हो गया। तो जमोरिन इस प्रकार से वहां का शासक बना। और जब कालीकट में वास्को डी गामा पहुंचा तो जमोरिन इतना खुश हुआ। खुश क्यों हुआ, क्योंकि जो यूरोपीय लोग आते थे पहले, तो वो ना माने जो स्थल मार्ग से कभी कभार आते थे, तो वो बहुत ज़्यादा संपत्ति और बहुत अच्छे अच्छे सामान राजाओं को देते थे, सुल्तानों को देते थे, बहुत अच्छा अच्छा सामान। तो इसी के चक्कर में जमोरिन ने सोचा कि बहुत अच्छा अच्छा सामान लाया हो गया, एक बात मन को प्रसन्न हो जाए, भैया बहुत अच्छा अच्छा सामान आए। तो इसी के चक्कर में जमोरिन बहुत खुश हुआ। और जो ये था ना वास्को डी गामा, वो शुरू में उसको लगा कि ये जो है ना जमोरिन, ये ईसाई शासक है, मतलब ये इसका धर्म ईसाइयत का है, इसीलिए वो अंततः लौटते वक्त उसको नहीं मारा, यही सोचकर, नहीं तो उसका पूरा प्लान था कि मैं जमोरिन को मार कर जाऊंगा यहाँ से, अगर वो होता तो। इसी चक्कर में क्या हुआ, जमोरिन तो शुरू में बहुत खुश है कि भैया सब लाए हुए हैं, लेकिन जब उससे पूछने लगे तो उपहार में वो टोपी दे रहा है, ये घड़ी दे रहा है छोटी मोटी, उसको पसंद ही नहीं आया राजा को। तो वो उससे दुखी हो गया कि यार कुछ नहीं लाया ये। तो अब जमोरिन व्यापार तो कर रहा था, तो जब जमोरिन यहाँ से व्यापार करके जब लौटा तो उसको 60 गुना फायदा उस समय हुआ था 1498 में, 20 मई 1498 में उसने भारत की खोज कर लिया था। तो उसका जो था टोपी ओपी वही राजा को दे रहा था। इसके बाद फायदा लेकर तो आया, फायदा वहां से लेकर वो 60 गुना फायदा लेकर तो यूरोप पहुंचा। इसके बीच में क्या हुआ, तो उसने एक राजा से संधि करनी चाहिए, और राजा दुखी उनसे हो ही गया था, वो अच्छा उपहार नहीं लाया था। तो उसने एक संधि चाहिए कि मुझे मसालों पर एकाधिकार दे दो। उसने कालीकट के शासक से क्या कहा कि मुझे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार दे दो, कि कोई आपसे मसाला नहीं, जितना आपका मसाला होगा संपूर्ण मैं ही खरीदूंगा और आपको ज़्यादा पेमेंट देकर जाऊंगा। तो अब जमोरिन कहा कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो दुखी पहले ही से था उससे, तो इसी के चक्कर में उसने वो इनकार दिया कि मैं तुमसे व्यापार नहीं करूंगा, नॉर्मल आप आते हो, आप हमारे यहाँ विदेशी हो, आप यहाँ पर व्यापार करो, नॉर्मल चले जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकाधिकारी संधियों के चक्कर हमसे जिन पड़ा। तो अब वास्को डी गामा के क्या करे बेचारा, इसीलिए वो धीरे से अब व्यापार करने के बाद 60 गुना फायदा लेकर चला गया वहाँ से। लेकिन जब वहाँ पहुँचा वो, तो उसकी इतनी खातिरदारी इतनी हुई उसकी, क्या बताया जाए। उसको वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान मिला, उसको वहाँ पर भूमि मिली, इसके बाद राजसी ठाट बांट दिया गया। तो इसके बाद वो क्या था, जब वास्को डी गामा संतुष्ट हो गया कि हाँ मैंने खोज लिया, लेकिन संधि नहीं करके आया था तब भी। इसके बाद जब दोबारा आया 1502 ईस्वी में, तो उसके आने का उद्देश्य 2 था, और भारत में पहुंचने का उद्देश्य उसका 2 था। एक इस्लामी धर्म का प्रचार, नंबर 2 व्यापार। वो जब पहली बार आया था तो उसका उद्देश्य ये था कि पहले मैं अपने धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, क्योंकि उस समय इस्लामी शक्ति बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी थी, और इस्लामी शक्ति को थोड़ा सा डाउन करने के लिए वो इधर यात्रा कर रहा था, थोड़ा अपना ईसाई धर्म का प्रचार भी करवा दूंगा मैं, धर्म परिवर्तन भी करवा दूंगा थोड़ा बहुत, इसके बाद धर्म परिवर्तन के साथ साथ मैं अपना व्यापार भी कर लूंगा, कुछ कमा भी लूंगा। तो इसी के चक्कर में वो पहली बार आया था। लेकिन जब दूसरी बार आया तो उसका उद्देश्य बदल चुका था। उसका पहला था तो व्यापार, दूसरा जमोरिन से बदला। अब की बार जमोरिन हम संधि इनकार ना, अब की बार उनका रेलब, अब की उनका छोड़ब ना, अब की मार का, माने उसकी मानसिकता ये हो गई थी। पहले फर्स्ट जमोरिन से बदला, दूसरा व्यापार, उसकी मानसिकता ये हो गई थी। तब वो 1502 में फिर आया भारत, और अब की बार मंडली लेकर आया था। अब इसके ये कहानी आप तो सब समझ गए कि यहाँ तक की कहानी कैसी है। अब इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। अब हमारा जो है, अब हम पुर्तगाली शासन और ब्रिटिश ये जो आए थे छुट मुट, तो इसके बारे में हम अब आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। और अब आप तो समझ गए होंगे, आज इंटरेस्टेड की कहानी रही होगी, एक फिल्म आपके दिमाग में तैयार हो गया होगा। और ये डेट वोट बहुत ज़्यादा अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी नहीं है। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से कौन कहाँ आया, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। टार्डेसिलस की संधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर यूपीएससी में इस प्रकार से आप लिखते हैं, उसका लिखने का एक क्रम होता है, इस इतनी जानकारी है तो बहुत जानकारी है आपको। तो आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद भाई।